नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, और सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि उसका विश्लेषण भी। और इसके पहले कि ये वीडियो शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपके समर्थन की हमें जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें। उसमें आप हमें भुगतान कर सकते हैं और सत्य हिंदी की सदस्यता भी ले सकते हैं। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें भी आपका प्रोत्साहन मिलेगा। और जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी अब अवेलेबल है। अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश की अजब गजब पुलिस, खाने का बिल चुकाने को कहा तो पुलिस ने जेल भेजा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ईसाई नर्स को जबरन ट्रेन से उतरवाया। राज्यसभा में नहीं उठाने दिया गया बिहार में विधायकों की पिटाई का मामला। यूपी के मंत्री ने की अब मस्जिद के लाउडस्पीकर हटाने की मांग। और तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा एनसीटी बिल पर चुनावों के बाद हो बहस। आपको अगर बॉलीवुड की पुरानी फिल्में याद हो तो अक्सर उसमें ऐसे सीन्स आते थे जहां पर कुछ ढाबे पर कुछ पुलिस वाले खाकर और बिना पैसे दिए चले जाते थे, और वो सीन्स इतनी घिसी पिटी हो गई थी कि लोगों ने उन सीन्स को बिल्कुल भुला दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक वैसा बहुत ही रोचक मामला सामने आया है, जहां पर एक ढाबा मालिक ने कुछ वहां पर खाने वाले जो पुलिस वाले बैठे थे उस ढाबे में उन्होंने खाना खाया, और जब उस ढाबा मालिक ने उनसे पैसे की मांग की तो फिर पुलिस वालों ने क्या किया, उन्होंने ढाबा मालिक समेत जो वहां पर लोग थे उनके ऊपर झूठे केस दर्ज किए और कहा कि उनके पास से गांजा मिला है और वो लोग शराब की तस्करी कर रहे थे। और ये तमाम झूठे मामलों में उस ढाबा मालिक के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ढाबा मालिक ने ये कहा कि आपने हमारे यहाँ खाना खाया है और उस खाने का पेमेंट आप करिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ, पुलिस वालों ने ढाबा मालिक को धमकी दिया और कहा कि हम इसका बदला चुकाएंगे। और बदला चुकाने की बात कह के थोड़ी देर बाद 2 जीप भरकर पुलिस वाले आए और उन्होंने उस ढाबा मालिक को और साथ में जो लोग इंटरवीन कर रहे थे, वहां पे जो कस्टमर्स ढाबे पर बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने जब इंटरवीन किया तो उन लोगों को जबरदस्ती जीप में भरकर बंद कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। और केसेस क्या बनाए गए, ये कहा गया कि इन लोगों के पास से जो अवैध शराब है वो निकली है, अवैध गांजा मिला है और ये लोग इसकी तस्करी करना चाह रहे थे। तो पुलिस ने ये सारी बातें अपनी प्रेस नोट में लिखी थी। ये 4 फरवरी के दिन की बात है, जबकि पुलिस ने अपने ऑफिशियल प्रेस नोट में ये लिखा है कि लोगों से अवैध शराब और गांजा बरामद हुआ है और एक एनकाउंटर के बाद इन लोगों को जेल में डाला गया है। लेकिन इस बात को लेकर कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया, क्योंकि जो ढाबा मालिक हैं उनके जो भाई हैं उन्होंने कहा कि इन पुलिस वालों से उनके भाई ने पैसे मांगे थे और पैसे मांगने की बात को सुनकर पुलिस वालों को गुस्सा आया और फिर उन्होंने इसको जबरन इन सबको जेल भेज दिया गया। अब इस पूरे मामले की इंक्वायरी हुई, क्योंकि इसकी शिकायत सीनियर पुलिस ऑफिशियल से की गई। तो अब 40 दिन बाद, ये 4 फरवरी की प्रेस नोट थी, 40 दिन बाद आज यूपी पुलिस ने एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को सस्पेंड किया है, क्योंकि इन लोगों ने झूठा मामला एक ढाबा मालिक और उसके साथ 9 लोगों के खिलाफ बनाया था कि उनके पास से अवैध शराब और गांजा मिला है। तो और जो राजीव कृष्णा है, एडिशनल डीजीपी जो ईटा जोन के, क्योंकि ये ईटा डिस्ट्रिक्ट का मामला था, तो उन्होंने कहा है कि संगीन आरोप दर्ज किए गए हैं। जो कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन है वहाँ के इंचार्ज के खिलाफ संगीन आरोप लगे हैं और ये इंक्वायरी अभी चल रही है। और ये जो पूरा मामला है, इसकी इंक्वायरी को अब ईटा से अब अलीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि सब लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन यहाँ पर अब ये इंक्वायरी तो लंबी चलती रहेगी, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर आपके सामने मैं खड़े करना चाह रही हूँ कि ये पुलिस की कैसी मानसिकता है। ज्यादातर हमने देखा है कि छोटे शहरों में, गाँव में पुलिस अपनी वर्दी और डंडे के बल पर काम करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि फल वाले के पास कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने फल खा लिया और उसके फल वाले के पैसे नहीं दिए। उसी तरीके से इस ढाबा वाले के ढाबे पर पुलिस वालों ने खाना खाया, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो
तो ये पुलिस वालों की ये कैसी मानसिकता है कि आप खा लेते हैं लेकिन आप पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी वर्दी और डंडे के बल पर वो ढाबा वाला या फल वाला आपसे पैसे नहीं मांगेगा। तो ये कैसा पुलिसिया राज है। आज योगी सरकार के जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस पर एक्शन लिया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये मामला पॉलिटिकल बन जाएगा, इससे योगी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ज्यादातर जो पुलिस वाले हैं उनकी मानसिकता इसी स्तर पर है कि आप खा लीजिए या पी लीजिए और फिर उसके बाद आपसे पैसे नहीं मांगे जाएं, क्योंकि आप वहां पर आपका वर्चस्व है, आप वर्दी की बातें आप करते हैं, वर्दी के ताकत की बात करते हैं, डंडे के बल पर आप जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। तो ये जो मानसिकता है, क्या पुलिस इस मानसिकता से निकल पाएगी? आज ये मामला मीडिया में आ गया, उजागर हो गया, इसलिए इस डर से पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। लेकिन आज ऐसे कितने पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ ऐसा काम करने के बाद भी एक्शन नहीं लिए गए हैं? और कानून का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है कि कोई भी एक मासूम व्यक्ति है उसके खिलाफ आप इतने संगीन आरोप जड़ देते हैं जहां पर वो व्यक्ति जेल में महीनों पड़ा रहे। तो ये है पुलिस राज योगी सरकार में। और पुलिस की जो मानसिकता है, जिसको मैं बार बार ये कह रही हूं कि ये जो पुलिस की मानसिकता है ये कब सुधरेगी, ये बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। आरएसएस और बीजेपी के करीबी माने वाले एबीवीपी का एक बहुत ही अजीबोगरीब एक इंसिडेंट सामने आया है, जहां पर इन लोगों ने जबरन 2 क्रिश्चियन नन्स को ट्रेन से उतरवा दिया, ये कहते हुए कि ये धार्मिक परिवर्तन कर रही थी। ये वाकया है 2 नन्स का, उनके साथ 2 छोटी लड़कियां राउरकेला जा रही थी और जैसे ही ये ट्रेन झांसी स्टेशन पर पहुंची तो कुछ 150 एबीवीपी के जो एक्टिविस्ट थे वो घुसे और उन्होंने अपने आप को हिंदू समाज का रक्षक बताया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इसके पहले कि ये जो सारे एक्टिविस्ट थे ये ट्रेन के अंदर घुसे, उसके पहले ही बजरंग दल के जो लोग हैं उन्होंने जीआरपी को यानी कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ऑलरेडी कंप्लेंट कर दिया था कि इस ट्रेन में 2 नन्स जा रही हैं जो कि धार्मिक परिवर्तन 2 लड़कियों का कर रही हैं। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि जीआरपी ने उन नन्स को जबरदस्ती उतरवाया झांसी स्टेशन पर। उनसे 5 घंटे लगातार पूछताछ चली, उनके आधार कार्ड्स को चेक किया गया और पूछताछ के एंड में ये पता चला कि ये नन्स, क्योंकि उन लड़कियों का पहली बार समर हॉलीडे था और वो नन्स का प्रशिक्षण ले रही थी और वो अपने घर जा रही थी, इसलिए वो नन्स उन्हें छोड़ने जा रही थी। यानी कि इसमें धार्मिक परिवर्तन का कोई मामला नहीं था, लेकिन एक फॉल्स कंप्लेंट बजरंग दल ने किया, जिसके बाद एबीवीपी के जो एक्टिविस्ट हैं वो सक्रिय हो गए और उस कंप्लेंट के बल पर उन नन्स को जबरन उतरवा दिया गया। और नन्स इतना डर गई कि वो अगली ट्रेन पकड़कर वापस राउरकेला की तरफ तो बढ़ गई, लेकिन उन्होंने अपना ड्रेस, जिसे हम हैबिट कहते हैं, वो उतार दिया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे के स्टेशंस में उन्हें फिर से तंग किया जाए। तो इस हादसे के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, बजरंग दल, एबीवीपी, आज वो कितने ताकतवर हो गए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। अब ये झांसी का मामला है जहां पर योगी सरकार है इस समय और अपने हिंदू मेजॉरिटेरियन एजेंडे के लिए जानी जाती है। हिंदुत्व ताकतों को और एम्बोल्डन करने की कोशिश इन्हीं सब इंसिडेंट से होती आई है और इतने सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं ये कितने ताकतवर होते जा रहे हैं। लेकिन फ्रिंज एलिमेंट्स के ताकतवर होने का मतलब क्या है कि क्या आप माइनॉरिटीज को तंग करेंगे? बेवजह वो बेचारी जो 2 नन्स जा रही थी, आपने उनको जबरदस्ती ट्रेन से उतरवा दिया। उनका क्या कसूर था कि वो 2 लड़कियों को के साथ उनको छोड़ने उनके घर जा रही थी और आपने एक फॉल्स एजेंडा क्रिएट किया कि वो धार्मिक परिवर्तन कर रही थी। यानी कि एक गलत परसेप्शन नन्स के बारे में क्रिएट किया जा रहा है कि वो जबरन धर्म परिवर्तन करती हैं, जबकि ये मामला ऐसा नहीं था। ऐसे ही सब जब इंसिडेंट्स होते हैं तो वो सोसाइटी को पोलराइज करते हैं। और क्या गलत कहा था शशि थरूर ने कि इंडिया इज बिकमिंग अ हिंदू पाकिस्तान, यानी कि जो हिंदू मेजॉरिटेरियन एजेंडा है उसको इतना लोगों पर थोप दो कि चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो ईसाई हो, वो बिल्कुल डर जाएं और इस हद तक डर जाएं जैसे कि इस केस में हमने देखा कि नन्स ने अपना हैबिट उतार दिया था इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आगे जो फ्रिंज एलिमेंट्स है वो उन्हें तंग करें। तो ये जो तमाम जो एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म यानी कि जो धार्मिक कट्टरता का हम एक माहौल देख रहे हैं जिसमें कि जो माइनॉरिटीज हैं वो डरी हुई हैं, तो क्या गलत होगा? कुछ इस तरीके के ही हादसे इस बात को पूरी तरह से साबित कर देते हैं कि जो हिंदुत्व एजेंडा है वो किस तरह से फल और फूल रहा है, और खासकर वो राज्य में जहां पर बीजेपी का शासन है।
अब क्या आज अमित शाह इन फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसने एक राजनीतिक रंग ले लिया है। क्रिश्चियन चर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मामले को ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस से उठाने के लिए कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग को इंटरवीन करने के लिए कहा गया है। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि कड़ी कार्रवाई इन फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ होनी चाहिए। तो सभी विपक्षी पार्टीज के तरफ से इसकी काफी भर्त्सना की गई है। और क्योंकि केरला में चुनाव है और इसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी को करना था, इसलिए अमित शाह ने आज रैली के मंच से ही ये कहा है कि इसमें जो सजा होगी या जो दंड होगा वो इनके खिलाफ लिया जाएगा, क्योंकि एक फॉल्स मामला था, एक झूठा आरोप नन्स को लगाया गया और एक ट्रैवल करता हुआ एक पर्सन, उसको आप जबरन ट्रेन से उतरवा दें और एक झूठी कंप्लेंट करके कि आप इसका धार्मिक परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये सिविलिटी के खिलाफ भी है। धार्मिक कट्टरता का मामला मैंने आपको बताया, किस तरीके से ये फ्रिंज एलिमेंट्स कितने ताकतवर होते जा रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक के बाद एक ये गलतियां करते हैं, लेकिन इन्हें छूट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ना तो केंद्र सरकार और ना ही बीजेपी शासित राज्य इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं। हमने हाल में क्या देखा था, लव जिहाद का मामला, मॉब लिंचिंग का मामला, काउ विजिलेंटिज्म का मामला, ये सारे जितने भी केसेस सामने आए हैं पिछले 6 सालों में, ये सब एबीवीपी, बजरंग दल जैसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो ही इनको अंजाम देते हैं। लेकिन इन्हें क्या सजा मिलेगी ये देखना है। और आज ये सवाल कोई क्यों नहीं उठाता है कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं ये समाज को किस तरीके से पोलराइज करने का काम कर रहे हैं, क्या ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? ये सारे बड़े सवाल हैं जिस पर आपका फीडबैक मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। आपको ध्यान होगा कि कल बिहार विधानसभा के अंदर क्या हुआ। जितनी भी विपक्षी पार्टीज थी उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया एक बिल का, जिस बिल को हम कहते हैं बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। और इस बिल के जरिए पुलिस को अब ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश में लगी है इस समय नीतीश कुमार की सरकार। ये कहा जा रहा है कि इस बिल से जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं और जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उनको हम सिक्योर करेंगे, नक्सल जो हिंसा हो सकती है उससे हम लोगों को बचाएंगे। लेकिन इसका एक सेक्शन 7 है जिसकी वजह से पूरी तरह से कल कंट्रोवर्सी हुई और इस हद तक चीजें हाथ से बाहर निकल गई कि विधायकों की पिटाई तक विधानसभा के अंदर हो गई, क्योंकि स्पीकर जो विजय सिन्हा थे उनको जो विपक्षी दल के लोग हैं उन्होंने कमरे में बंद कर दिया, निकलने नहीं दिया कि ये जो बिल है ये बहुत ही ड्रैकोनियन है और इसको पास नहीं होने दिया जाना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा कि स्ट्रेचर पर सतीश कुमार जो आरजेडी के एमएलए हैं वो स्ट्रेचर पर जाते हुए दिखे। महिला जो विधायक थी वो उनके साथ भी मैन हैंडलिंग हुई। तो इस पूरे मामले पर काफी जमकर विरोध हुआ, क्योंकि बिल का जो सेक्शन 7 है वो ये कहता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है इस संदेह पर कि वो जो व्यक्ति है वो किसी तरीके से किसी भी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद सर्च और अरेस्ट वारंट, सर्च के लिए यानी कि अगर आपको सर्च करना है किसी की जगह जाकर तो उसके लिए वारंट जरूरी नहीं है। तो ये जो सर्च पावर्स हैं और ये जो अरेस्ट पावर्स हैं पुलिस की, इसको लेकर सारी विपक्षी पार्टीज ने जमकर इसका विरोध किया था। विधायकों की पिटाई हुई, महिला विधायकों को मैन हैंडल किया गया और इस पूरे मामले को जब आज आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने इसको उठाने की कोशिश की तो सबसे चौंकाने वाला रिएक्शन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तरफ से आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का मामला है, वो इसे राज्यसभा में नहीं उठाने देंगे। और उसके बाद मनोज कुमार झा का जो एक रिएक्शन है वो भी अपने आप में एक बहुत ही संगीन स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बिहार राष्ट्रपति शासन के लिए बिल्कुल सही मामला बन गया है। उन्होंने कहा कि मुझे मुद्दा उठाने नहीं दिया गया, महिलाओं के साथ क्या हुआ, विधानसभा में पुलिस भेजी गई और साथ में उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि जो 40 सीटों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो क्या कर रहे हैं। और कुल मिलाकर उन्होंने अंत में ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र का शव बिहार में निकल गया है। तो इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। आज इसको लेकर राज्यसभा में बहस भी नहीं हुई है। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विधानसभा के अंदर अगर किसी कानून को लेकर उसका विरोध होता है तो आप क्या विधायकों की पिटाई करते हैं, विधायकों के खिलाफ आप पुलिस को छोड़ते हैं। और अगर राज्य सरकार उस मामले को
संबोधित नहीं कर सकती, और अगर वो मामला अपर हाउस में लेकर आते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, उसको भी बिल्कुल शांत कर दिया जाता है, उस पर बहस भी नहीं होती। तो ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से दबाया जा रहा है? ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर डिस्कशन की या बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं है? और जो सेक्शन 7 की जो बात मैंने कही है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल सेक्शन है, स्पेशल आर्म्ड पुलिस का जो कानून है उसको लेकर, तो आज उस पर बहस क्यों नहीं की जा रही है? और पुलिस को ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं ये आज क्यों दी जा रही है और इसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी आज नीतीश कुमार दे पाएंगे? और इसको लेकर कोई बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये नीतीश कुमार को एक बहुत ही बैड लाइट में प्रोजेक्ट कर रहा है, एक बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री की छवि में वो देखे जा रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो पहले अपने मन की बात वो खुलकर बोल देते थे, और इस बात को बिल्कुल भी, उनको इस बात का बिल्कुल भी हिचक नहीं होती थी कि बीजेपी अगर उनका एलाय है तो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज इतने कमजोर नीतीश कुमार हैं कि वो एक इतनी ड्रैकोनियन कानून के लिए भी वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो मनोज झा ने क्या गलत कहा कि 40 सीटों वाले मुख्यमंत्री आज चुप क्यों बैठे हैं? यानी कि बीजेपी के वो दबाव में है। बीजेपी चाहती है कि पुलिस को इस तरीके की अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स मिले ताकि जो विपक्षी दल हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके, और फिर इसका दुरुपयोग इस कानून का किस तरीके से होगा, ये सारी बातें गौर करने वाली हैं। लेकिन फिलहाल लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो आज वाकई में लोकतंत्र का गला घुटता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपका क्या फीडबैक है बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है संगीता श्रीवास्तव, उनका एक वक्तव्य आया था। उन्होंने वहां के डीएम को लिखकर भेजा कि रोज सुबह जब वो उठती हैं और उनको मस्जिदों से अजान की जब आवाज आती है तो उससे उनकी जो नींद है उसमें खलल पड़ती है, और जब वो सो नहीं पाती हैं तो पूरा दिन काम नहीं कर पाती। इसको लेकर उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखी। तो पहले संगीता श्रीवास्तव थी, अब एक यूपी के ही मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला, उन्होंने बलिया के डीएम को लिखा है कि जो और खासकर जो उनके एरिया में एक मस्जिद है, उन्होंने उसका नाम लिया है कि ये जो मदीना मस्जिद है, यहाँ पर उसके आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं और आज़ान दिन भर में 5 बार उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिससे कि शैक्षिक संस्थान और अस्पताल इन सब में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर लोगों के हेल्थ पर असर पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ों का उल्लेख आनंद स्वरूप शुक्ला ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि 5 बार जब ये नमाज को पढ़ा जाता है, इससे उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी बताया है कि उनका योगा, मेडिटेशन और पूजा में विघ्न पड़ती है जब वो आज़ान को लाउडस्पीकर पर सुनते हैं। और ये जो मामला है पूरा, ये उन्होंने काजीपुरा मदीना मस्जिद का बताया है कि जो कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी है और उसके आसपास जितने भी स्कूल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आज ये जो पूरा मामला है ये पॉलिटिकल बन गया है एक तरीके से। पहले वाइस चांसलर ने इस बात को कहा, उसके बाद अब बीजेपी के ही ये जो मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला, उन्होंने इस बात को कहा है। जो उन्होंने कहा है उसमें तथ्य है, क्योंकि जब लाउड स्पीकर की आवाज की हम बात करते हैं तो उसे हम नॉइज पोल्यूशन से हमेशा जोड़ते हैं, और उसी बात का उल्लेख इन्होंने भी किया है। और अगर नॉइज पोल्यूशन के जो रूल्स 2000 में बने थे तो उसमें एक डेसिबल लेवल को तय किया गया था कि जब भी आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आप 10 डेसिबल लेवल है वो एम्बिएंट नॉइज के ऊपर होना चाहिए या 75 डेसिबल के नीचे होना चाहिए। ये लिमिट कोर्ट ने तय की थी, लेकिन बार बार इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और फिर उसको धार्मिक जो रूप दिया जाता है कि क्या हम मस्जिद से जब आज़ान की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उसे अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑलरेडी निर्धारित हैं, लेकिन जब इसे धार्मिक रंग दिया जाता है और उसको राजनीतिक चोला पहनाया जाता है तब उससे जो एक नैरेटिव बनता है वो थोड़ा सा डरावना हो जाता है। अब आपको ध्यान होगा कि 2017 में जो सिंगर है सोनू निगम, उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए ये कहा था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मैं जब सो के उठता हूँ तो मुझे आज़ान की आवाज़ मेरे कानों में क्यों सुनाई पड़ती है। तो जिस तरीके से वो चीज़ लिखी गई, यानी कि लाउडस्पीकर एक शैतान बन गया, लाउडस्पीकर ने एक शैतान का रूप ले लिया, लेकिन जो उसे धार्मिक रंग दिया गया कि ये मुसलमानों की जो प्रेयर्स हैं उसके बारे में कहा गया है।
लेकिन कोई भी इस बात को नहीं बोलता कि जब अखंड रामायण का पाठ हो रहा होता है या कोई भजन कीर्तन मंदिर में लाउडस्पीकर के जरिए होता है, हमने अक्सर कुंभ मेलों में देखा है और अक्सर जो माघ मेले लगते हैं उसमें हमने देखा है कि जोर जोर से लाउडस्पीकर पर भजन कीर्तन होता है, तो उस पर कोई विरोध नहीं करता। लेकिन जब मुस्लिम्स अपनी अजान के बारे में बोलते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उस पर लोगों की आपत्ति आ जाती है। तो इसको एक रिलीजियस पोलराइजेशन का एक टूल बनाया गया है कि किस तरीके से धार्मिक एजेंडे के जरिए आप जो एक मेजॉरिटेरियन एजेंडा है उसको लेकर आए। हाँ, नॉइज पोल्यूशन की जहां तक बात है, उसका जो डेसिबल लेवल निर्धारित है उसके अंदर ही करें, लेकिन आज इस चीज को एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है, एक पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बार बार हिंदुत्व के एजेंडे को लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लाउडस्पीकर की जो डेसिबल लेवल है वो तो निर्धारित है, लेकिन ये चीज क्या सिर्फ नमाज पर ही लागू होगी? ये क्या हिंदूज जब पाठ पूजा करते हैं उन पर लागू नहीं होगी? तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड में इसको लेकर देखा जाना चाहिए। लेकिन जहां तक पर्यावरण के जो ये रूल्स बने थे नॉइज पोल्यूशन को लेकर 2000 में, तो उन रूल्स को भी निर्धारित करना चाहिए और इसका कोई रिलीजियस बेसिस नहीं है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल का एक धार्मिक बेसिस नहीं हो सकता है। ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि लाउडस्पीकर चाहे वो मंदिर में बज रहा हो चाहे वो मस्जिद में बज रहा हो, उसका बेसिस ये है कि जो डेसिबल लेवल्स निर्धारित किए गए हैं उन डेसिबल लेवल्स के ऊपर अगर वो डेसिबल लेवल जा रहा है तो वहां पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसको धार्मिक रंग ना दिया जाए, उसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव का रूप ना दिया जाए, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? क्योंकि इससे एक नैरेटिव बन रहा है। और लाउड स्पीकर्स को कैसे देखा जाता था? लाउड स्पीकर्स के जरिए लोग अपनी आइडेंटिटी की जो एक प्रेजेंस है उसको रीअसर्ट करते हैं, चाहे वो मुस्लिम आइडेंटिटी हो और फिर चाहे हिंदू आइडेंटिटी हो। हिंदू आइडेंटिटी अपने मंदिरों में हो रहे भजन कीर्तन को असर्ट करती है कि देखिए हम भजन और कीर्तन करवा रहे हैं और हमारी जो ताकत है वो देखिए लाउड स्पीकर से कितनी दूर दूर तक जा रही है। उसी तरीके से जो मुस्लिम डोमिनेंस है वो आता है लाउड स्पीकर्स के जरिए कि देखिए हम 5 बार दिन भर में नमाज पढ़ते हैं और हम लोगों का आह्वान 5 बार करते हैं, तो वो भी एक मुस्लिम आइडेंटिटी का डोमिनेंस है। लेकिन इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और खासकर बीजेपी शासित प्रदेशों में कि देखिए किस तरीके से समाज डिवाइडेड है। अगर हिंदूज हैं, हिंदू से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन मुस्लिम्स की जब प्रेयर की बात आती है या उनकी नमाज की बात आती है तो फिर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। तो आज योगी सरकार, जो ये आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा या संगीता श्रीवास्तव ने इसके पहले कहा है, तो आज एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्या योगी सरकार अपने राज्य में दे पाएगी? और रही बात लाउड स्पीकर्स की, तो रूल्स आर रूल्स, और जो 2000 के जो नियम बनाए गए हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि ये लाउड स्पीकर्स के जो नियम बनाए गए थे नॉइस पोल्यूशन के, उसका उल्लंघन होना चाहिए। जो डेसिबल लेवल्स निर्धारित किए हैं उसी पर ही रहना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव, गलत पॉलिटिकल नैरेटिव ना बने जिससे कि समाज पोलराइज हो रहा है। इसको हमारे नेताओं को इंश्योर करना पड़ेगा। क्या योगी सरकार इस बात को इंश्योर कर पाएगी? इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी बिल को लेकर। आज इसको लेकर काफी घमासान मचा रहा और इतने दिन से जो बातें हो रही हैं कि जो केंद्र सरकार है वो एक ऐसा कानून लेकर आना चाह रही है जिससे कि जो दिल्ली में जो एलजी हैं उनको ज्यादा पावर्स मिल सके और जो दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है उसकी पावर्स को में कटौती की बात कही जा रही है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो अभी राज्यसभा में आज बहस चल रही है और अभी जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं, मैं आपको बता दूं कि काफी पार्टीज ने इस बिल का विरोध किया है, ये कहते हुए कि वो असंवैधानिक है और संविधान में जो प्रावधान है उनका उल्लंघन है और ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। अब सबसे पहले आपको एक एक करके बताती हूँ कि किस पार्टी ने क्या कहा है। अब आपको बता दें कि बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल का जो स्टैंड था वो यही था कि इस बिल पर एक वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए था। कंसल्टेशन नहीं हुआ है और बीजेडी ने बिल्कुल साफ कहा है कि वो इस बिल का हिस्सा नहीं बनेगी और उनकी पार्टी वॉकआउट को स्टेज करेगी यानी कि वॉकआउट करेगी। उसके बाद डीएमके से पी विल्सन ने राज्यसभा के अंदर बोला
और उन्होंने बिल्कुल कहा कि आज ये एक काला दिवस है राज्यसभा के अंदर, जहां पर हम एक इतना असंवैधानिक कानून को पास करने के लिए सारे एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो भी इस बिल को अपोज करेंगे और वॉकआउट करेंगे। उसी तरीके से विजय साई रेड्डी, जो कि YSRCP को रिप्रेजेंट करते थे। YSRCP एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो कहा जाता है कि वो मोदी सरकार के करीब है, लेकिन इनकी पार्टी ने भी इस बिल को असंवैधानिक बताया है और ये कहा है कि वो भी वॉकआउट करेंगे। उधर ही समाजवादी पार्टी के नेता ने भी यही बोला है कि ये बहुत ही संविधान विरोधी बिल है। यानी कि जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं, ये बहस अभी राज्यसभा में चल रही है, लेकिन जितनी भी विपक्षी पार्टीज हैं उन्होंने इस बिल को असंवैधानिक बताया है। लेकिन अब समझना ये होगा कि ये जो बिल है ये असंवैधानिक क्यों है, इसके कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसको लेकर इतना शोर मच रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बिल संविधान के विरुद्ध है। अब इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे कि किसी भी कानून में जब गवर्नमेंट का रेफरेंस आता है, यानी कि जब हम कानून के, जब सरकार के रेफरेंस की हम बात करते हैं, तो ये जो 4 अमेंडमेंट्स जो लेकर आए जा रहे हैं एनसीटी बिल में, इसमें ये कहा गया है कि सरकार का रेफरेंस यानी कि एलजी की ओर है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सरकार है अपने आप में। उसके प्रावधान को लेकर काफी विरोध हो रहा है कि एलजी को आप इतनी अनब्राइडल्ड पावर्स कैसे दे सकते हैं। दूसरा ये है कि जो भी डिसीजन होगा, चाहे वो फाइल क्लियरेंस को लेकर हो, चाहे कमेटी बनाने के प्रावधान को लेकर हो, सारी चीजों की जितनी भी फाइलें हैं वो एलजी के पास पहले जाएंगी। यहां तक कि जिन चीजों पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रजामंदगी है, उस चीज को बाईपास करके भी वो चीजें एलजी के पास जाएंगी। इसको लेकर भी काफी बड़ा विरोध हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, जिसने कि 4 जुलाई 2018 में एक जजमेंट ऑलरेडी पास किया था, जिसको लेकर ये कहा गया था कि जितनी भी फाइल्स हैं सारी फाइल्स एलजी के पास नहीं जाएंगी एंड देयर आर सर्टेन डिसीजंस विच विल बी टेकन अप बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये आज उसका भी उल्लंघन है। और आपको बता दें कि जितने भी लीडर्स हैं, जिन लोगों ने इस बिल के बारे में बात किया है, उन्होंने कहा है कि अपनी ब्रूट फोर्स से, अपनी ब्रूट मेजोरिटी से अगर ये बिल पास भी हो जाता है राज्यसभा में, आपको बता दें लोकसभा में ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, और अब आज जब राज्यसभा में बहस चल रही है तो बार बार इस बात का उल्लेख हो रहा है कि अगर ये बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है, हो जाता है, लेकिन अगर जब ये बिल को चुनौती दी जाएगी कोर्ट के अंदर, तो जुडिशियल स्क्रूटनी ये बिल स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन बार बार इस बिल के बारे में जो बातें कही गई हैं कि ये जो संघीय ढांचा है उसका प्रहार है, क्योंकि आज आपने इतनी अनब्राइडल्ड पावर्स आपने एलजी को दे दी है, लेकिन बार बार एक कैसी इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। इस बात को लेकर तमाम नेताओं ने इसको बोला है। और आपको बता दें कि जिस जजमेंट का हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं, उस जजमेंट में जो 2018 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो जजमेंट है जुलाई का, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि द स्टेटस ऑफ एलजी इज नॉट दैट ऑफ अ गवर्नर, ही रिमेन्स एन एडमिनिस्ट्रेटर इन अ लिमिटेड सेंस। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये फैसला सुना दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस बिल को बीजेपी बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। और आज अभी राज्यसभा में ये बहस अभी भी चल रही है और इसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, और जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बात को कहा है कि आज, और डेरेक ओब्रायन ने मेंशन किया इस बात को जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, कि आज किसी भी राज्य सरकार के ऊपर ये हमला बोल सकती है अगर ये बिल पास हो जाती है। यानी कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। कुल मिलाकर सारी विपक्षी पार्टीज ने इस बात को कहा है। अब देखना ये होगा कि ये बिल पास होता है या नहीं पास होता। कुछ विपक्षी पार्टीज ने ये भी कहा है कि इसमें वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। तो इसको लेकर, एनसीटी बिल को लेकर काफी इस समय घमासान चल रहा है। अब देखना यह है कि ये पास होती है या नहीं होती, और अगर पास हो जाती है तो अगर कोर्ट में जाती है तो कोर्ट में इसको कौन चुनौती देता है, और क्या ये जुडिशियल स्क्रूटनी ये बिल स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जहां तक संविधान की बात है तो संविधान के विरुद्ध इस बिल को बताया जा रहा है।
तो 5 खबरों में सुनिए सच में इतना ही। और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।